गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर सब स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। हमने मेस की व्यवस्था भी की है आपके लिए और इंग्लिश की व्यवस्था भी आपके लिए करने का प्रयास लगातार चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक ही चैनल पर आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएं, जिससे आपका पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाए और आप स्टडी को घर बैठ कर ही सारे के सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में, जहां पर हमने आपको कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था। पहले हमने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, दूसरा हमने आपको वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था, तीसरा हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया, चौथा हमने आपको जीव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था, पांचवा हमने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपक्षयन अभिक्रिया के बारे में बताया, जिसके आधार पर हमने आपको 5 परिभाषाएं बताई थी। कितनी? 5 अवधारणाएं बताई थी ऑक्सीकरण और अपक्षयन की 5 अवधारणाएं होती हैं। तो उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं से ही संबंधित है, तो वो आगे चलते हैं। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षयन, ऑक्सीकरण प्लस अपक्षयन दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उप अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं इसको हम हिंदी में। इंग्लिश में याद रख सकते हैं आप रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपक्षयन अभिक्रिया जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है। अब सामान्य रूप से यहाँ पर जो डिस्कस किया जाता है ना, जो एक सामान्य अभिक्रिया होती है, तो प्रत्येक अभिक्रिया में देखो ना तो हाइड्रोजन उपस्थित हो सकता है, नहीं प्रत्येक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर अभिक्रिया में होते हैं। तो जब सामान्य रूप से बात करते हैं अभिक्रिया के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो ऑक्सीकरण और अपक्षयन होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यानी कि संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऊपर क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण होता है। और अगर अपक्षयन की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपको बताइए। तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाए तो ग्रहण करने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि क्या। वैसे ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आप 11th क्लास में 12th में लर्न करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या सूत्र याद करने का बराबर होता है 1 + x - 2 = 0। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। x उसे मानते हैं जिसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होती है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं? किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, या बाहर क्लास में पढ़ेंगे या तो हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर Zn + H2SO4 = बन जाए ZnSO4 + H2SO4। तो याद रखना है जब मुक्त अवस्था में जैसे H है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, या हाइड्रोजन है यहाँ इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है मुक्त अवस्था में। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है और इसकी शून्य है। अब जब जुड़ा होगा तो ऑक्सीकरण अवस्था कुछ ना कुछ। तो यहाँ ये पूरा जो हमारा SO4 है ये एक आयन है, क्योंकि जब हम क्या करेंगे H2SO4
करेंगे तो ये 2H प्लस SO4 माइनस 2 में अपडेट, तो मीन्स यहाँ से अपडेट हो गए, इसके ऊपर कैसा आएगा -2, इसके ऊपर आएगा +1, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 है, इसकी कितनी यहाँ पर -2, तो अब ये -2 वाला इसे प्लस से जुड़ेगा, तो -2 +2 के साथ ही जुड़ सकता है, जब उदासीन होगा, अन्यथा उदासीन नहीं होगा, तो यहाँ देखिए तो -2 हो गई थी, तो इसकी कितनी ऑक्सीजन अवस्था हो जाएगी +2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ Zn 0 से क्या हो रहा है, Zn +2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन अवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है, कि क्या होगा आपका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। यहाँ H+1 है, यहाँ देखो H+1 से क्या हो रहा है 0 पे जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ऑक्सीकरण और अपचयन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटिए, ऑक्सीकारक और वे अपचायक पदार्थ, तो जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसमें पदार्थ जो होता है अपचायक की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक की तरह कार्य करेगा। याद रखना ऑक्सीकरण में क्या होगा, अपचायक की तरह कार्य करेगा, और अपचयन में किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की, यानी कि जस्ट उल्टा है, यानी कि अपचयन क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकारक होगा, और ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो अपचायक होगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो एग्जांपल हम और आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। Cu प्लस AgNO3 तांबा है, सिल्वर नाइट्रेट है, नाम याद रखना इसका सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है। रिएक्शन हो रही है CuNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है प्लस Ag बाहर निकल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है मुक्तावस्था में ये है 0, मुक्तावस्था में ये है तो इसकी 0। अब जो NO3 होता है Ag और NO3 इसका डिकम्पोज होगा Ag प्लस, यहां से डिकम्पोज होगा इसका, यहां से टूट जाएगा, तो आपको पता है Ag के ऊपर +1 चार्ज होगा, इसके ऊपर -1, क्योंकि होल ट्वाइस कहीं नहीं आ रहा है। जब 2 3 आता है तो उससे इसकी ऑक्सीजन अवस्था चेंज हो जाती है, बट यहां पर 2 और 3 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से क्या होगा, यहां पर इसकी प्लस हो जाएगी, इसकी माइनस हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहां C0 से क्या हो रहा है, यहां जा रहा है ये इस अवस्था में, Ag +1 से कहां जा रहा है 0 में जा रहा है, तो +1 से क्या हो रही है 0, तो क्या हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा, क्यों ऑक्सीजन अवस्था घट रही है। अब यहां निकालो, क्योंकि यहां 2 आया है ना 3 का, यहां कितनी थी -1, तो 2 आने का मतलब क्या है, ये +2 अवस्था में है, कितनी अवस्था में +2 अवस्था में, ठीक हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब आप ऑक्सीकारक और अपचायक छाड़ सकते हैं, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें अपचायक होता है, तो अपचायक कौन हो जाएगा आपका, अपचायक हो जाएगा आपका कौन, ये कौन सा Cu अपचायक हो जाएगा, और ऑक्सीकारक आपका क्या हो जाएगा ये A जितना ही ऑक्सीकारक हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो रही है ना बात। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी कोई अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। नेक्स्ट अभिक्रिया और देख सकते हैं हम, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पर Zn की 0 और Cu 0, यहाँ देखेंगे तो ये किस अवस्था में है, SO4 -2 है तो +2 हो जाएगा, भाई बताया हुआ देखो +2 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ 0 से क्या हो रहा है ऐसे ये +2 में आ जाएगा, +2 हो रहा है, और +2 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, भाई यहाँ बढ़ रही है ना 0 से +2, यहाँ +2 से क्या हो रही है 0, ठीक है ना, बढ़ रहा है और एक जगह घट रहा है, तो जहाँ बढ़ता है वहां ऑक्सीकरण, जहाँ घटता है वहां अपचयन, ये क्या आपका ऑक्सीकरण है, और ये क्या आपका अपचयन है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक छांटना चाहे तो ऑक्सीकरण में होता है आपका अपचायक और अपचयन में होता है आपका
ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण और उपचार को छांट सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात हम करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का मतलब होता है कि एक पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ के प्रभाव को समाप्त कर देना और सामान्य परिस्थिति में उसे ले आना, वो क्या कहलाता है? आपका उदासीनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात क्या कर लेता है, वो उसका प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्य उदाहरण बताते हैं हम आपको। जब कभी आप शादी में जाते हैं गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा तेलीय भोजन करते हैं, चटपटा बहुत होता है, मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, उसको भोजन वो करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेट में जलन होने लगती है। तो जलन का मतलब होता है कि एसिड आपके यानी कि अम्ल आपके शरीर में ज्यादा बन रहा है, क्योंकि आपने भोजन क्या खाया, हैवी खाया, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए शरीर ने ज्यादा मात्रा में एसिड को निकाल दिया। तो जिस कारण से हमारे पेट में अगन आग सी लगने लगती है, जलन होने लगती है। तो अब उस अवस्था में हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं या जिंटेक वगैरह लेते हैं या ओमिप्राजोल वगैरह लेते हैं, रेमडेसिविर वगैरह ले लेते हैं। तो टैबलेट्स जो लेते हैं हम, ठीक है, तो या डाइजिन वगैरह लेते हैं, डाइजिन टैबलेट्स आती है और सस्पेंशन आता है। तो ये लेने के बाद हमें क्या होता है, हमारे शरीर की जलन होती है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है। तो कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं ना, ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं और शरीर में अम्ल बन रहा होता है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करता है और उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है और पेट की जलन समाप्त हो जाती है। दूसरा, जैसे कि हम सभी खेती से सब रिलेटेड है, सारे के सारे इंसान हम जितने भी देखते हैं, तो खेत में कभी कभी आपने देखा होगा, खेत में राख डालते हैं या कभी पत्तियों को जला देते हैं, जलाने के बाद राख बन जाती है, उसे मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो जो राख होती है उसको क्षारीय प्रकृति में होती है, और कभी यदि मिट्टी में अम्लता हो रही होगी तो वो राख जो होगी मिट्टी की अम्लता से क्रिया करेगी, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति की है, और क्रिया करने के बाद क्या करेगी, मिट्टी की अम्लता को क्या कर देगी, कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और उसके बाद क्या हो जाता है, मिट्टी जो होती है वो उदासीन हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, और फिर उसके अंदर फसल जो होती है वो अच्छी उत्पन्न होती है। तो ये क्रियाएं सब क्या है, आपकी उदासीनीकरण क्रिया है। ठीक है, अब बताते हैं क्रिया में क्या होता है, परिभाषा आप अपने आप लिखेंगे। जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर लेते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अब हम लिखते हैं कुछ अम्लों के नाम। मान लिया गया HCl, जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, चलो तुम्हारा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनकी क्रिया होगी, क्रिया होने के पश्चात क्या होगा, अब आपको देखना है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो ये प्लस माइनस के साथ, ये माइनस ये प्लस के साथ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। NaCl और H2O, इनके लवण और जल बन जाएगा। क्या बनेगा, NaCl + H2O। ठीक है, दूसरे अभिक्रिया देख सकते हैं हम, HNO3 + KOH ले सकते हैं। ठीक है, आपका नाइट्रिक अम्ल है, और ये क्या आपका पोटेशियम, सोडियम का पोटेशियम है, जाए क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्रिया हो जाएगी ऐसे, बताया मैंने आपको, यहां से डिकम्पोज हो जाएगा, यहां से डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे और ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, KNO3 + H2O। ये तो नमक होता है, साधारण नमक होता है, पोटेशियम नाइट्रेट।
ठीक है। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण क्रिया हो रही है। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। अगर ये अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बना रहे हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी उदासीनीकरण क्रिया ये कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। चलिए अब आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम उदासीनीकरण क्रिया की विपरीत अभिक्रिया। इस चैप्टर के अंदर तो है नहीं, वैसे आपके लिंक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी कि उदासीनीकरण क्रिया की जो विपरीत अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम? जल अपघटन क्रिया। क्या कहते हैं? जल अपघटन। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या हो रहा था? अम्ल प्लस क्षार परस्पर क्रिया कर रहे थे, क्रिया करके लवण प्लस जल बना रहे थे। अब यहाँ क्या होगा? लवण प्लस जल क्रिया करेंगे और क्रिया करने के पश्चात क्या बनाएंगे? अम्ल और क्षारक का निर्माण कर लेंगे। तो ये क्या कर बनेगी? कहलाएगी आपकी जल अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं लवण प्लस जल इज इक्वल टू अम्ल प्लस क्षारक। ठीक है। तो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी जल अपघटन क्रिया कहलाएगी। ले सकते हैं जैसे कि हमने बनाया था क्या? NaCl प्लस H2O। तो याद रखना जो H2O होता है हमारा वो H प्लस प्लस OH माइनस में क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा और ये NaCl है आपको तो पता ही है यहाँ से टूटेगा। तो प्लस माइनस के साथ यानी कि H इसके साथ और OH इसके साथ, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। जल अपघटन में क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा क्या? HCl प्लस NaOH का निर्माण हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल और सोडियम क्लोराइड। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अभी हमने आपको बताया था KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का बताया था आपको, प्लस H2O के बारे में बताया था। तो ऐसी क्रिया हो जाएगी। कहां से टूटेगा? ये यहां से ये डिकम्पोज होगा, ये प्लस ये माइनस, ये ऐसे डिकम्पोज होगा H प्लस, तो प्लस माइनस के साथ और OH इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपका? एक अम्ल बनेगा और एक तो क्या बनेगा? HNO3 प्लस क्या बन जाएगा आपका? हाँ, क्या बचेगा? KOH का निर्माण हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल अपघटन क्रिया उदासीनीकरण क्रिया की विपरीत होती है, कैसे सिद्ध करेंगे? यही आ जाए कि उदासीनीकरण क्रिया जल अपघटन क्रिया की विपरीत होती है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक उदासीनीकरण क्रिया ले लें और एक जल अपघटन की अभिक्रिया ले लें। दोनों को क्या करें? बता दें कि देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से उदासीनीकरण हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? जल अपघटन हो रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है? जो प्रोडक्ट है, एक में क्रियाकारक जो है, एक में क्रियाफल है, दूसरे में वही क्रियाफल क्या हो रहा है? फल क्या हो रहा है? आपका क्रियाकारक में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जल अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? विपरीत होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के जो बाकी रासायनिक अभिक्रियाएं रह गई हैं उनके बारे में।